गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना होस्ट, आपका टीचर मेंटर मारुति नंदन सिंह आज की क्लास में क्लास 10th के बेसिकली फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आया हूं। हालांकि पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के पोर्शंस में डिस्कशन किया था। आज इसी चैप्टर में आगे के जो सेगमेंट्स दिए गए हैं उस सेगमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और सीक्वेंसली हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन वाला जो चैप्टर आपका दिया गया है क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर, उसी को स्टार्ट किया था और आज की क्लास में हम लोग उसी सेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी ये उस क्लास का सेकंड सेशन है या सेकंड क्लास है आपका जो आप अटेंड करने जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने अपनी क्लास में यानी पहले लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी कि पहली बात तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पिछली क्लास में एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया था और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। जो प्रैक्टिकल्स ये शो कर रहे थे कि किस तरीके से केमिकल प्रोसेसिंग में बेसिकली केमिकल रिएक्शन का पार्टिसिपेशन होता है और हमने वहां पे एग्जाम्पल्स भी एक एक करके समझे थे। तो आज की क्लास में हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को यानी बेसिकली किसी रासायनिक अभिक्रिया को या केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूले के थ्रू डिनोट करते हैं यानी पूरा एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो उस टाइम पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट है उनके एटम्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के होंगे यानी जो रिएक्टेंट्स का मास होगा या नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो हम उस रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। और अगर रिएक्टेंट्स के एटम्स की संख्या और प्रोडक्ट के एटम्स की संख्या समान नहीं है, सेम नहीं है, तो फिर हम उसे अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये केमिस्ट्री में एक लॉ है जिस लॉ के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है और इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या इसी को मास कंजर्वेशन लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये पुष्टि होती है या ये प्रूव होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मींस the number of atoms or the amount or mass of the reactants is always be equal to the mass of the product। यानी reactants का mass और product का mass हमेशा same होगा। कहने का मतलब ये है कि जितने number of atoms reactants में होंगे उतने ही number of atoms chemical elements के किसमें होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आप इस रिएक्शन में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम
के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम में एक एटम दिया गया है, जबकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। फाइनली अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें, ये तो रिएक्टेंट्स हो गए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा किसको मेंशन किया जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स को पुट किया जाता है। जबकि यहाँ पे अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट को पुट किया जाता है, यानी प्रोडक्ट्स को मेंशन किया जाता है। अब आप यहां देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो प्रोडक्ट के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 है, जबकि ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 है। अब अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स को मैच करें तो आप देखेंगे कि यहां पे रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, जबकि प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो यहां पे अगर हम देखें तो बेसिकली किस पर्टिकुलर एलिमेंट या किस पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखिए रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है इसके 2 एटम्स हैं, जबकि यहां प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है उसका कितना एटम है, 1 एटम है। तो यहां पे अगर आप देखें तो डिफरेंस जो है किस में आ रहा है, ऑक्सीजन में आ रहा है। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के सेम नहीं है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, और फिर वहां पे रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स के नंबर्स को बेसिकली बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 मेंशन कर दें तो यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी एटम्स हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया। मैग्नीशियम का इधर 1 है लेकिन इधर 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से मैग्नीशियम के भी 2 एटम कर देंगे। तो रिएक्शन को फाइनली बैलेंस करने के बाद अगर हम देखें तो, या फिर इस रिएक्शन को अगर पूरी तरीके से बैलेंस्ड फॉर्म में हम चेंज करें तो इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, तो अब इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम की यानी 2Mg प्लस O2 और यहां पे प्रोडक्ट में 2MgO यानी 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अब फाइनली ये जो रिएक्शन आपने मेंशन की है यहाँ पे, ये रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो याद रखिएगा कि अब ये जो है बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। दिस इज दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। जबकि इधर अभी क्या था, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन थी। वही यहां पे मेंशन किया गया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स का जो टोटल मास होगा वो टोटल मास प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। और यही चीज, ये जो कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने यहां पे रिएक्शन को बैलेंस किया है। यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में होंगे उनका मास और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल है तो वो कैसी रिएक्शन होगी, बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। अब यहां पे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम
before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical reaction. इसमें कह रहा है कि the number of atoms of each element remains same before and after a chemical reaction. यानी किसी केमिकल रिएक्शन के पहले हो या फिर बाद में हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के पहले या बाद में, दोनों ही कंडीशंस में किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए या सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। Hence we need to balance a skeletal chemical reaction. इसीलिए हमें क्या जरूरत है, हमें किस चीज की नीड होती है कि हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। अब यहां पे ये टर्म आपको थोड़ा सा हो सकता है नया सा लग रहा हो, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्केलेटल केमिकल रिएक्शन? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है क्या? बहुत ही आसान सी बात है बेटा। जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस होती है, उन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। यानी जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। इट मींस कि जिस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम नहीं है, मतलब ये है कि वो बैलेंस नहीं है, तो उस अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ही या केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। सो फाइनली वी कैन से दैट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज अ unbalanced chemical equation. It is the unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, उसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और जब इसे हम बैलेंस कर देंगे तो फिर फाइनली वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से सीखना है। हालांकि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है जो अभी इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिन स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो कि बैलेंस नहीं है, यानी जो कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, उस स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को फाइनली बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब यहां पे आप देखिए जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई जा रही है और प्रोडक्ट के तौर पर यहां पे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी केमिकल इक्वेशन को यहां पे बेसिकली केमिकल फॉर्मूले के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि यहां पे मेंशन किया गया है, और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4 जो यहां पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो जिंक सल्फेट है जिसका फॉर्मूला होता है ZnSO4, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2। अब इसे यहाँ पे देख करके क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है। देखिए बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। एक बार हम इसे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और यहां पे प्रोडक्ट में है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहां पे देखते हैं कि रिएक्टेंट किधर है और प्रोडक्ट किधर है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या रहते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स को रखा जाता है।
यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों ही क्या है, रिएक्टेंट्स है। नाउ इफ यू मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड में अगर देखें तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को पुट किया जाता है। सो इट मींस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन ये दोनों ही क्या है, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, कि नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स जो है वो सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जिंक को लेते हैं। यहां पे आप देखिए जिंक, यहां पे लेफ्ट साइड में जिंक के कितने एटम है, तो एक है, 1 है। जबकि अगर हम प्रोडक्ट के साइड में जाते हैं तो आप देखिए प्रोडक्ट के साइड में भी यहां पे जिंक का कितना एटम है, 1 है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जिंक के एटम सेम है। चलिए अब यहां पे हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट के साइड में तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। जबकि अगर प्रोडक्ट के साइड में देखा जाए तो प्रोडक्ट के साइड में भी कितने एटम्स हैं, तो यहां पे भी कितने हैं, 2 एटम्स है। इस तरीके से हाइड्रोजन भी सेम है। अब यहां पे अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें, यानी बेसिकली सल्फेट की अगर बात किया जाए, तो यहां पे सल्फेट में S और O4 और इधर भी S और O4 देखते हैं। तो यहां भी एक है, 1 मॉलिक्यूल है, और यहां भी 1 है। इस तरीके से कंपेयर करने पर हम ये देख पा रहे हैं कि जिंक के नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट, और सिमिलरली हाइड्रोजन भी सेम है एंड सल्फेट भी सेम है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में दिए गए केमिकल एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, बैलेंस्ड कहलाती है। सो वी कैन से दैट दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसे बैलेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है, ये हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए अगले स्टेप में मूव करते हैं। अब यहां पे आप देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको बहुत ही फास्ट ट्रैक में। कह रहा है बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहां पे केमिकल इक्वेशन दी गई है, ये देखिए या केमिकल इक्वेशन दिया गया है और ये कह रहा है कि इस केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, तो बैलेंस करना है। बहुत ही आसान सी बात है, इधर रिएक्टेंट्स होंगे और इधर प्रोडक्ट होंगे, अब इन्हें बैलेंस करना है। चलिए आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को यहां पे लिखेंगे। देखिए आयरन दिया गया है और आयरन की रिएक्शन किससे हो रही है, तो वाटर से हो रही है। और फिर यहां पे प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन रहा है, Fe3O4 जो कि एक आयरन ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस। क्लियर, चलिए ये रिएक्शन दी गई है। अब फिर से हम वही करेंगे। तो आप देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक, अब इधर आते हैं, ये राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में जितने भी केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है, दोनों साइड में जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक एक करके हम उन्हें यहां पे जज करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आयरन। आप देखिए यहाँ पे आयरन का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, यानी 1 एटम है। जबकि अगर आप इधर देखिए प्रोडक्ट के साइड में तो यहाँ पे आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे
और चीजें देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम्स हैं। जबकि यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में? तो यहां भी 2 एटम है। ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कितना एटम है? 1 एटम है ऑक्सीजन का। और जबकि प्रोडक्ट के साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन में एक तो ये नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, और दूसरा साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम सेम नहीं। यानी हमें आयरन और ऑक्सीजन को क्या करना है? बैलेंस करना है। चलिए अब इसे बैलेंस करके देखते हैं। देखिए इधर आयरन कितना है? 1 है, और राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 3 है। तो हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं 3Fe। हमने क्या कर दिया साइड? आयरन के मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या कर दी, या एटम्स की संख्या बढ़ा दी। 3Fe प्लस H2O एंड बाकी वैसे ही पुट करते हैं Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन हो गई। अब यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पे एक चीज हो गई, हमने एक स्टेप क्लियर कर लिया। क्या कर लिया? आप देखिए हमने आयरन को बैलेंस कर लिया। कैसे बैलेंस किया है? राइट हैंड साइड में भी आयरन के 3 एटम्स हैं, और बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भी आयरन के 3 एटम्स हैं। ठीक। हाइड्रोजन पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस था। दोनों साइड में हाइड्रोजन के आप देख सकते हैं 2 एटम थे। अब बचता क्या है? ऑक्सीजन बचता है। क्या बचेगा? ऑक्सीजन। तो आप देखिए इधर ऑक्सीजन 4 है, और इधर कितना है? सिर्फ 1 है। तो यहां पे अभी ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। किसे बैलेंस करना है? यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं। तो रिएक्शन बनेगी 3Fe प्लस H2O। अब आप देखिए यहां ऑक्सीजन 1 है और इधर कितना है? 4 है। तो यहां पे हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे? 4 कर देते हैं, 4H2O। तो यहां ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना हो रहा है? मैं बहुत स्लो आपको बता रहा हूं जिससे आप चीजें कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से क्लियरली समझ पाए। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो गए ना? 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। चलिए अब इसे लिखते हैं Fe3O4 प्लस H2। अब आप यहां पे देखिए कि आयरन के 3 मॉलिक्यूल है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ही आयरन के 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है। हाइड्रोजन का इधर अब लेफ्ट साइड में हो जा रहा है 4 × 2, यानी 8 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में अब हो गए। कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल, यानी 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में। जबकि राइट साइड में भी कितने हैं? 2 ही हैं। तो यहां भी हम क्या कर देंगे? यहां ऐड कर देंगे 4। ठीक है। चलिए अब यहां पे ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहां भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो अब अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो यह रिएक्शन आप अगर थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे तो इस रिएक्शन में सारे के सारे नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं सारे एलिमेंट्स के, वो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में, वो पूरी तरीके से सेम हो चुके हैं। और अगर सेम हो चुके हैं तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस रिएक्शन हो गई है। क्या हो गई है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से हमने इस पूरी केमिकल इक्वेशन को क्या कर लिया है? बैलेंस कर लिया है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ एटम्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी केमिकल एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सारे केमिकल एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, और काउंट करके उन्हें बैलेंस कर लेना है। बस क्लियरली एक एक एटम को लेकर के, यानी एक एक एलिमेंट को लेकर कंपेयर करेंगे तो बहुत इजीली उसे कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन पीछे किया है ये उसी का स्टेप दिया गया है। अब आप देखिए एक एक स्टेप में समझते हैं, उसी को बहुत तेजी से समझेंगे।
पहला स्टेप क्या कह रहा है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो उस समय जो है आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज ना करने का मतलब ये है कि आप बेसिकली प्रोडक्ट के टेक्सचर में या प्रोडक्ट जो बन रहा था उस प्रोडक्ट के कंपाउंड में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन थी, रिएक्शन क्या थी, Fe प्लस H2O और प्रोडक्ट में बन रहा था Fe3O4 प्लस H2। तो अब अगर यहां पे आयरन का एक था और इधर 3 थे, तो अब आप इसमें चेंज कैसे नहीं कर सकते। यहां पे आप सोचें अगर कि मैं इस Fe3 को FeO4 लिख दूं तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप देखिए ये अभी यहाँ पे फेरस ऑक्साइड था, लेकिन जब आप FeO4 लिखेंगे तो ऐसा कोई केमिस्ट्री में कंपाउंड ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो आपको बेसिकली प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्ट बन रहा था उस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करेंगे। नंबरिंग में चेंज कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स चेंज कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन उसके पूरे स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते। वही यहां पे मेंशन किया गया है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो कोई भी ऐसा चेंज जो है नहीं करेंगे जिससे केमिकल इक्वेशन में जो है प्रोडक्ट या एलिमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर में या बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए। क्लियर। चलिए सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, to equalize the number of atoms it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or elements involved in the reaction। इसमें कह रहा है कि जब आप नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्शन में या इक्वेशन में जब आप नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज कर रहे हो, यानी सेम कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो नंबर ऑफ एटम्स को, तो उस टाइम में आपको ये पूरी तरीके से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड या एलिमेंट दिए गए हैं उन कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि Fe3O4 को Fe3O4 ही लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 ही लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 ही लिखेंगे। वहां पे आप ऑक्सीजन को O3 नहीं लिख सकते, H2 को H4 नहीं लिख सकते, Fe3O4 को FeO3 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बेसिक जो केमिकल फॉर्मूला है उस केमिकल फॉर्मूले में चेंजेस नहीं करते हुए आपको पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है, सिर्फ उसके नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करके। क्लियर। चलिए थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस करने के बाद आपने जिस इक्वेशन को बैलेंस किया है वो करेक्ट है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान सा तरीका है। उसे चेक करने के लिए आप जो है दोनों साइड्स में, दोनों साइड का मतलब है इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट कर लेंगे। और अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो चुकी है। देखिए पीछे मैंने जो आपको बताया था वही यहाँ पे फाइनली बैलेंस करके लिखा हुआ है। आप देखिए रिएक्शन क्या थी जो बैलेंस करने के लिए दिया गया था, Fe प्लस H2O, और प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन रहा था, तो Fe3O4 प्लस H2। और जब हमने इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस किया था तो बैलेंस करने के बाद हमारी जो रिएक्शन फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन जो मिली थी वो क्या मिली थी, 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ पे Fe3O4 एंड 4S2। और मैं आपको दिखा भी सकता हूं, अभी जो हमने बैलेंस किया था बिल्कुल यही थी, देख लीजिए बैक करके दिखा रहा हूं। ये देखिए 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ Fe3O4 4S2। क्लियर।
और यहाँ पे आप देखिए कि फाइनली जो आंसर है वो यही है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। और इसे आप खुद से भी कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आयरन के कितने एटम्स हैं, 3 है। क्लियर। और हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हैं, 8 एटम्स है। यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हैं, 8 एटम्स है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो ये 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या थी, बैलेंस थी। क्लियर। चलिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे दोनों साइड में अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं और यहाँ पे दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स, उनके एटम्स अगर जो है क्या है, इक्वल है, अगर इक्वल है, सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। तो अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, तो अब इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है या आपने जो अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये पूछता भी है आपको, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन देके कहता है कि बैलेंस दिस रिएक्शन बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में आप हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस रूप में आप जो है कंपेयर करते जाएंगे और उन्हें बैलेंस करते जाएंगे। और फिर लगभग 3 to 4 स्टेप में आप पूरी रिएक्शन को फाइनली बैलेंस कर लेंगे। और इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अभी आपने जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट सीखा है वो कौन सा है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब जनरली आपने केमिस्ट्री में जब केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को लिखा हुआ देखते हैं तो उसमें बेसिकली जब वो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा होता है, जैसा कि अभी आप देख भी पा रहे थे, आपने सीखा भी है, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, दोनों साइड में जो भी केमिकल एलिमेंट्स मेंशन होते हैं उन केमिकल एलिमेंट्स के साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन रहती है। जी हाँ, बिल्कुल, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है या कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, एक्वस है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, ये सारी चीजें प्रॉपर मेंशन होती है। इन सारी चीजों का यानी इन सारे सिंबल्स का जो कि फिजिकल स्टेट को डिनोट करते हैं, इनका मतलब क्या है, इसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। देखिए, to make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula। किसी भी केमिकल इक्वेशन को और अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब आपको ये भी पता चले कि उस केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स लिए गए थे वो रिएक्टेंट्स एक्चुअल में किस फिजिकल स्टेट में लिए गए थे या किस फॉर्म में लिए गए थे, गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, किस स्टेट में उन्हें लिया गया था। तो इस चीज को जानने के लिए केमिकल इक्वेशन के जब फॉर्मूले लिखे जाते हैं तो उन फॉर्मूले यानी हर एक केमिकल कंपाउंड या केमिकल एलिमेंट के फॉर्मूले के साथ दोनों साइड में, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो या फिर चाहे प्रोडक्ट्स हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट्स है और इधर साइड राइट हैंड साइड में ये आपका ये प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जितने भी
केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये देखिए जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन हर एक केमिकल कंपाउंड्स के साथ उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन किया जाता है, उनके साथ साथ जो है उनके फिजिकल स्टेट को भी मेंशन किया जाता है। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे आप देखिए आयरन के साथ एस मेंशन है, ब्रैकेट पे एस मेंशन है। इस एस का क्या मतलब है? तो इस एस का मतलब है कि जो आयरन लिया गया है वो आयरन किस फिजिकल स्टेट में लिया गया था? तो सॉलिड स्टेट में लिया गया है, सॉलिड स्टेट में। यहां पे H2O है और H2O के साथ ब्रैकेट में G लिखा है, स्मॉल जी। स्मॉल जी जो सिंबल है यहां पे वो ये डिनोट करता है कि जो वाटर है वो एक्चुअल में गैसियस स्टेट में लिया गया था, यानी ये वाटर किस फॉर्म में है? स्टीम के फॉर्म में है, यानी भाप के रूप में है, स्टीम, यानी एग्जैक्टली यू कैन से गैस, स्टीम के फॉर्म में यहां पे यूज किया गया था। फिर प्रोडक्ट में आप देखिए Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड जो है, जो कि यहाँ आयरन का ऑक्साइड है, ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे मेंशन है इसके ब्रैकेट में S दिया गया है, यानी ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है? तो ये सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, सॉलिड फॉर्म में। और इधर H2 के साथ ब्रैकेट में स्मॉल g दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, जो प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हुई है, वो किस स्टेट में प्रोड्यूस हुई है? तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, बल्कि किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस हो रही है। अब आप देखिए इस केमिकल रिएक्शन में इन छोटे छोटे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हमें लेने हैं इस पूरे केमिकल प्रैक्टिकल में या केमिकल रिएक्शन में, वो सारे रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में या किस फिजिकल स्टेट में लेने थे। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें किस फॉर्म में प्राप्त होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरस ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रही है। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी में देखिए दिया गया है द गैसियस, liquid, aqueous and solid states of the reactants and products are represented by the notations। यहाँ पे दिया गया है देखिए कि gaseous, liquid, aqueous and solid states reactants की और products की किससे मेंशन किया जाता है? तो gaseous state को स्मॉल g से, liquid state को स्मॉल l से, aqueous को स्मॉल aq से एंड solid state को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water। अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट जो है वो वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो फिर उसे एक्वस के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? एक्वस के रूप में। इसको आप ऐसे समझिए इस कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें जैसे कॉन्संट्रेटेड HCl। अब HCl एक केमिकल कंपाउंड है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर कॉन्संट्रेटेड लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसमें वाटर का बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है, वाटर अमाउंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? अब यहीं पे अगर HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर ब्रैकेट में AQ लिख दिया जाए, यानी एक्वस लिख दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्वस का मतलब ये हो गया कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वाटर को ऐड करके इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है या विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वाटर भी ऐड है। तो एक्वस वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में या केमिकल एलिमेंट में वाटर अमाउंट ऐड किया गया है। क्लियर है? या वाटर ऐड है। चलिए, sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below arrow in the equation। अब जनरली आप केमिकल इक्वेशंस में या केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि जो एरो है तो एरो हेड की तरफ जो मेंशन रहता है, जैसे ये एरो है तो
तो एरो हेड की तरफ प्रोडक्ट को मेंशन किया जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स रहते हैं जो कि मैं अभी बार बार आपको बताया हूं राइट हैंड साइड में, और एरो टेल की तरफ जो नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली रिएक्टेंट्स होते हैं जिन्हें लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एरो के ठीक ऊपर जनरली आपको कुछ चीजें समवेयर सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखी मिल सकती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया है, ये सारी चीजें होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 340 ATM लिखा है। अब ये क्या डिनोट करता है? तो ये डिनोट कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरी केमिकल रिएक्शन जो है, ये केमिकल रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में हुई है। ATM का मतलब है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 340 ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है, 340 प्रेशर को। ठीक, जैसे सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा है सनलाइट और नीचे लिखा है क्लोरोफिल। तो एग्जैक्टली ये रिएक्शन शायद मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों चीजें, यहाँ पे आप देखिए जो सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल होती है या कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी इसके लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनलाइट, आप जानते हैं कि जितना अमाउंट सनलाइट का होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन अफेक्टेड होती है या प्रभावित होती है। सो इट मींस आप कह सकते हैं कि सनलाइट जो है यहाँ पे एक तरीके के कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती है। व्हाट इज द कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। आइदर can increase the rate of reaction or can decrease the rate of reaction, मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों ही एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। एग्जैक्टली क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसे सबसे पहले आप लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए एक बार देखिए इस क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जल्दी 1 मिनट के अंदर करना है उसे सॉल्व, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए, या यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में मेंशन करना है। यानी अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए, क्लियरली अगर मैं कहूं तो ये इस केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl। अब यहां पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है। चलिए अब आप देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 1 एटम है। और इधर रिएक्टेंट में क्लोरीन का 1 एटम है, जबकि प्रोडक्ट में क्लोरीन का यहाँ भी 1 एटम है। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के एटम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाइड्रोजन के एटम्स को जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पे आपको डिफरेंस मिल रहा है। रिएक्टेंट के साइड में 2 एटम्स हैं जबकि प्रोडक्ट के साइड में 1 एटम है। तो अब इसे बैलेंस करना है। किसे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करके देखते हैं। तो यहां पे 2 एटम्स हैं, H2, क्लोरीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, Cl, और यहां पे सिंगल एटम था हाइड्रोजन का, तो इसे भी हम लोग डबल कर देंगे आगे लिख के HCl, 2HCl। क्लियर? अब आप देखिए यहां पे क्या ये रिएक्शन बैलेंस हुई? तो यहां पे आप काउंट कर सकते हैं। देखिए यहां पे हाइड्रोजन 2 एटम, यहां भी हाइड्रोजन 2 एटम, यहां पे क्लोरीन 1 एटम है, 1 है, और यहां पे क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसलिए यहां पे क्लोरीन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पे 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के कर देंगे। तो फाइनली इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? H2 प्लस 2Cl एंड प्रोडक्ट में 2HCl। अब ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। अब आप देख सकते हैं काउंट करके सारे के सारे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जितने भी केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड हैं उनमें नंबर ऑफ एटम सेम है। हाइड्रोजन को आप देखिए यहाँ पे 2 एटम्स है और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स है, और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 एटम है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स है। तो इस तरीके से अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपनी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।